हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैट्रिसेस को समझते हैं। ऑलरेडी आपने मैट्रिसेस या तो कर लिया होगा या आप इन दिनों कर रहे होंगे। ये क्लास 12th के कुछ बहुत आसान चैप्टर्स में से है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनसीईआरटी से आगे बढ़ते हुए एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स लेते हैं। एनसीईआरटी की ही जैसी ये एक बुक है, लेकिन इसमें लेवल थोड़ा सा बेटर और ज्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर 3 के पेज नंबर 62 से लेकर 64 पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो फास्ट क्वेश्चंस हैं और जो 1 मार्कर्स बन सकते हैं, साथ साथ आपकी नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस के थ्रू हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िएगा और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फायदा हो सके। आइए क्वेश्चंस पर एंटर करते हैं। फिल इन द ब्लैंक, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग इन 3 पेजेस में लगभग क्वेश्चन नंबर 68 से लेकर 81 तक को कवर करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई ब्लैंक दिया हुआ है जिसको आपने फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 68 to 81। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, गैप दिया हुआ है। ये गैप हमें फिल करना है। इज द मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आप जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है A डैश इज इक्वल टू A। देखिए, इन क्वेश्चंस के थ्रू हम चैप्टर को भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने कहा, एक एक चीज मैं यहां एक्सप्लेन करूंगा। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, A डैश इज इक्वल टू माइनस A। अब आप खुद सोचिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेन डायगोनल 0 होता है और अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल आपस में नेगेटिव होते हैं, और सिमेट्रिक में अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर हमारे को एक ऐसी मैट्रिक्स जनरेट करनी हो जो दोनों है, तो उसके हर एक एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा, तभी ये दोनों कंडीशंस को एक साथ फुलफिल कर सकती है। सो आंसर होगा नल मैट्रिक्स। यानी नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो क्या आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है? जी हां, पहले क्वेश्चन का आंसर है नल मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, यानी दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज, यानी इसी के रिस्पेक्ट में बताना है हमारे को कि क्या 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा या नीदर ऑफ इट, यानी इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो आइए इसको जल्दी से समझ लेते हैं। मान लीजिए लेट A एंड बी 2, देखिए हर एक क्वेश्चन को मैं सब्जेक्टिव मानकर चल रहा हूं ताकि आप अच्छे से अच्छे उसको समझ लें। लेट A एंड बी बी 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ध्यान से देखिए, इसका मतलब A डैश की वैल्यू माइनस A है एंड B डैश की वैल्यू माइनस B है। इस पूरे को हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, लेट Q इक्वल्स A प्लस B। जल्दी जल्दी दोनों तरफ हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, प्रॉपर्टी आपको मालूम है। और जैसे ही यहां प्रॉपर्टी लगाते हैं, अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट क्या दिख रहा है, A डैश के बदले माइनस A पुट कर दीजिए, B डैश के बदले माइनस B पुट कर दीजिए और माइनस कॉमन ले लीजिए। तो आप अगर यहां इक्वेशन नंबर 2 और 3 को रिलेट करोगे तो आपको मिलेगा Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q, यानी A प्लस B इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। यानी जितनी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ऐड कर दिया जाए तो वो जो सम होगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। और इसी समय हम सब लोग मिलकर एक और बात भी समझ सकते हैं कि जितनी भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ऐड करने पर स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा और सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ऐड करने पर
सिमेट्रिक मैट्रिसेस मिलेगा। तो आइए इसको फिल करते हैं। द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए ये भी आसानी से हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय, यानी अगर किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव हमें चाहिए हो तो उससे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ऐसा आ जाए। यानी यहां एग्जामिनर जो है वो एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा है। ए में क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस ए। अब किसी भी मैट्रिक्स का माइनस कैसे आएगा। मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं बी और ए प्लस बी जो है वो 0 आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तभी तो रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि ए बी का माइनस होगा। तो ध्यान से देखिए बी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए के, यानी -1 इंटू ए। इसका मतलब अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा। यानी अगर मुझे यहां पर क्वेश्चन को फिल करना हो, द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद -1, ये लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए ये 3 क्वेश्चंस आसानी से हो गए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय द स्केलर इज द नल मैट्रिक्स। स्केलर, स्केलर का मतलब है कांस्टेंट। स्केलर एक टेक्निकल टर्म होती है, मैथमेटिकल टर्म है, और इसका मतलब होता है कांस्टेंट। तो किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें एक मैट्रिक्स को कि आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स आ जाए। आप जानते हैं कि अगर k कांस्टेंट है और a एक मैट्रिक्स है तो वो k टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। अब अगर मैं k को 0 रख लूं और 0 से a को मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 जो है वो हर एक एलिमेंट से, मैट्रिक्स a के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायमेंशन। कोई भी डायमेंशन हो सकती है। तो जो मैट्रिक्स आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, यानी नल मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हम किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें एक मैट्रिक्स को कि नल मैट्रिक्स आ जाए, तो वो जो स्केलर होगा वो होगा 0, यानी दैट कांस्टेंट हैज टू बी 0। 0 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें। अ मैट्रिक्स विच इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड, और ये फिल करना है, इज कॉल्ड, ये फिल करना है मैट्रिक्स। आपको मालूम है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर होती हैं, n क्रॉस n। लेकिन अगर एक ऐसी मैट्रिक्स ले जिसकी डायमेंशन m क्रॉस n हो जाए, यानी m बाय n हो जाए, और m और n आपस में इक्वल ना हो, तो वो मैट्रिक्स या तो इस तरह से दिखाई देती है या वो इस तरह से दिखाई देती है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी a matrix which is not a square matrix is called rectangular matrix, यानी जिसकी शेप एक रेक्टेंगल जैसी लगे। और ऑब्वियस है m और n अगर इक्वल हो जाएंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसी दिखाई देने लग जाएगी इस तरह से, और यहां पर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डैश ओवर एडिशन। अब यहां ये सीधा क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की प्रॉपर्टी को लेकर है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं कि बाहर मैंने ए मैट्रिक्स रखी है और अंदर 2 मैट्रिक्सेस का सम रखा हुआ है, तो मैं इनको ऐड कर कर ए से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, या फिर पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर लूं, ए को सी से मल्टीप्लाई कर लूं और फिर ऐड कर दूं। रिजल्ट सेम आएगा। बट आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने ए को पहले रखा है, यानी यहां इसका प्री मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो ये लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और ऐसे ही अगर मैं फॉर्मूला का थोड़ा सा बदल दूंगा और b प्लस सी को पहले रखते हुए ए को बाद में यानी पोस्ट रखूं,
तो भी हमारे पास ऐसा ही होता है और इसे बोला जाता है राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि आप देख रहे हैं ए जो है वो राइट साइड पर है। ओवर एडिशन। तो मुझे यहां इस ब्लैंक में क्या फिल करना होगा? हमें फिल करना होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। और यहां अगर सब्ट्रैक्शन लिखा होता तो भी ये बात ट्रू होती, ना सिर्फ एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, ये सिमेट्रिसिटी और स्क्यू सिमेट्री पर बेस्ड है। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन व्हाट इज ए क्यूब? तो बच्चों बहुत आसान है। मान लीजिए मैं इसको P मान लेता हूं और ए क्यूब को इस तरह से लिख लेता हूं और दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेता हूं, और ट्रांसपोज लेने में मान लीजिए मैं इनको दो को एक मान लेता हूं, तो ये ऐसा हो जाएगा और ये ए डैश हो जाएगा। फर्दर जब मैं यहाँ पर रिवर्सल लॉ लगाऊंगा, आपको मालूम है एक्स वाई द होल ट्रांसपोज इज वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज, इसे रिवर्सल लॉ कहते हैं। ध्यान से देखिए, इन कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम मैट्रिसेस के एक एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर एसोसिएटिविटी लेते हुए इन दोनों को एक माना है, मैंने रिवर्सल लॉ लगाया है और फिर दोबारा रिवर्सल लॉ लगाया है। तो ध्यान से देखिए ऐसा आ गया है। अब ए क्या है? गिवन ए इज सिमेट्रिक। ध्यान से देखिए बड़ी आसानी से हो रहा है ये। और अगर ये सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके इक्वल होगा? ए के। तो यहां जितने भी ए डैश हैं उन सब के बदले हम ए लिख सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा ए इंटू ए, यानी हम वापस आ गए ए क्यूब पर और ये हो गया पी। तो क्योंकि पी डैश पी के इक्वल है, इसका मतलब ए क्यूब इज ऑल्सो सिमेट्रिक। और ध्यान से देखिए ये ऑड पावर है। अगर तीनों स्क्यू सिमेट्रिक होती तो फिर इनका प्रोडक्ट भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता, क्योंकि पावर 3 है, ऑड है। बट फिलहाल अगर हमें क्वेश्चन में यहां पर इसको फिल करना हो तो हम लिखेंगे इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए क्यूब इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और शायद ये क्वेश्चन जो है वो क्योंकि पहले हमने 74th क्वेश्चन कर लिया है, तो ये 75th के लिए बेस बनने जा रहा है। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन व्हाट इज द नेचर ऑफ ए स्क्वायर? यहां पावर इवन आ गई है। तो ध्यान से देखिए, व्हाट इज गिवन टू अस? हमें गिवन है ए डैश इज माइनस ए। मान लीजिए हम पी को ए स्क्वायर ले लेते हैं, यानी पी को ए इंटू ए ले लेते हैं। जल्दी से दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं और रिवर्सल लॉ लगाते हैं, क्योंकि दोनों मीटर से सेम है, फर्क तो पड़ेगा नहीं। और अब यहां जब हम गिवन कंडीशन को पुट करेंगे, तो ध्यान से देखिए, मैं अभी पिछले क्वेश्चन में यानी 74th क्वेश्चन में ऑड पावर्स की बात कर रहा था और यहां है इवन पावर्स। तो उसका एडवांटेज लेते हुए जब हम ए डैश के बदले माइनस ए पुट करेंगे और फिर यहां इस ए डैश के बदले भी माइनस ए पुट करेंगे, तो ये तो माइनस माइनस प्लस यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी पी डैश वापस पी हो जाएगा। देयरफॉर ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। हालांकि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन यहां पावर इवन होने की वजह से अब जो नेचर आ गया है वो है सिमेट्रिक। अगर यहां पावर 5 होती तो यस, हम सब मिलकर बोल सकते हैं कि उस समय आंसर आता स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन अभी इसका आंसर है सिमेट्रिक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। ध्यान से देखिए, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम लगातार यूज कर रहे हैं और इसे बोला जाता है रिवर्सल लॉ। जो पीछे मैट्रिक्स लिखी हुई है वो आगे आ जाएगी और जो आगे लिखी हुई है वो पीछे आ जाएगी। ध्यान से देखिए, ए बी होल डैश इज बी डैश ए डैश, और इसे मैं लिख देता हूं, इसे रिवर्सल लॉ बोला जाता है। हो गया ये। अब दूसरे को देखें, के ए डैश कांस्टेंट दिया हुआ है हमारे को और एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने को कहा जा रहा है। तो याद रखें, किसी भी कांस्टेंट पर ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आप उसे अंदर भी रख सकते हैं
और अगर ज़रूरत पड़े तो आप उस कांस्टेंट को बाहर रखते हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हैं। और अब आप थर्ड जो है उसको भी समझ गए होंगे कि हाँ यहाँ पे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हालांकि a माइनस बी होल डैश इज a डैश माइनस बी डैश। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस में हमने इसको यूज भी करा है, तो ध्यान से देखिए। ये है इन तीनों क्वेश्चंस का की फिलिंग, और इस तरह से हमने इन ब्लैंक्स को फिल कर दिया है, और ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि 2 बार ट्रांसपोज करने पर क्या आंसर आएगा, तो हम उसी मैट्रिक्स पर वापस आ जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 77th क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से सिमेट्रिसिटी और स्क्यू सिमेट्रिसिटी के बारे में पूछा जा रहा है, और अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने करे होंगे उससे एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्फिडेंस हमें मिल गया होगा। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ए डैश की वैल्यू माइनस ए दी हुई है हमारे को, देन के टाइम्स ऑफ ए, यानी एक कांस्टेंट को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो इस मैट्रिक्स का नेचर क्या होगा। वैसे तो आप झट से आंसर निकाल सकते हैं, बट क्यों ना हम इसे सब्जेक्टिव मानते हुए आगे बढ़ें। अब हम क्या करते हैं, इसको P ले लेते हैं। मतलब हमारा एम ये होता है कि अगर P डैश P के इक्वल आ गया तो ये सिमेट्रिक है, और अगर P डैश माइनस P के इक्वल आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब हमने क्या करा है, हमने इसे P ले लिया है, P इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए, और देखिए कितना फायदा अभी हमें मिलने वाला है। दोनों साइड हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। जैसे ही हमने दोनों साइड ट्रांसपोज करा, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ऐसा आ जाएगा। ध्यान से देखिए, के टाइम्स ऑफ ए डैश, और फर्स्ट से जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आप जानते हैं कि कांस्टेंट को, यानी इस -1 को भी के बाहर लिखा जा सकता है, और हम पहुंच गए वापस माइनस पी पर। और बिकॉज p dash is equal to minus p, therefore k times of a is skew symmetric provided because a is skew symmetric। देखिए हो गया, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, कोई नंबर्स भी यहाँ यूज नहीं हो रहे, सिर्फ लॉजिक को स्ट्रांग रखते हुए, अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रखते हुए आप क्वेश्चंस को इजीली क्रैक कर सकते हैं। इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए आगे बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन को देखें। इसमें 2 पार्ट्स हैं, और हमें गिवन क्या है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, यानी ए डैश की वैल्यू ए है एंड बी डैश की वैल्यू बी है। ये गिवन है, और इसे हम कलेक्टिवली फर्स्ट मान लेते हैं। हमें नेचर बताना है ए बी माइनस बी ए का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमेशा की तरह हम इसे P मान लेते हैं, ए बी माइनस बी ए, और दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम यूज होगा प्रॉपर्टीज का। ध्यान से देखिए, इस तरह से ओपन करेंगे और इसके बाद रिवर्सल लॉ लगेगा। ध्यान से देखिए, ऐसा करा हमने, और ए बी होल डैश में बी डैश ए डैश, और यहां आ जाएगा ए डैश बी डैश, और फ्रॉम फर्स्ट हम यहां अब वैल्यूज पुट कर देंगे। बी डैश के बदले बी, ए डैश के बदले ए, ऐसे, और माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, तो यहां पर हमारे पास आ गया माइनस पी। बिकॉज पी डैश इज इक्वल टू माइनस पी, देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड ए एंड बी आर सिमेट्रिक। यानी दोनों के सिमेट्रिक होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये जो अरेंजमेंट आ रहा है ए बी माइनस बी ए, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक अरेंजमेंट है। तो यहां जो आंसर आएगा वो आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। आइए इसी के अगले पार्ट पर अब हम स्पीड से काम करते हैं। 78 के सेकेंड पार्ट पे अगर हम आ जाएं तो यहां अब बी ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी लिखा हुआ है। हमेशा की तरह P मान लिया इसको, A डैश की वैल्यू A है और B डैश की वैल्यू B है। इसको कलेक्टिवली 1 मान लिया, दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया। ध्यान से देखिए, इंडिविजुअली अब यहां
प्रोडक्ट पर ट्रांसपोज आ जाएगा। और आप देख रहे हैं कांस्टेंट को मैंने बाहर रख दिया है क्योंकि कांस्टेंट पे तो कोई इफेक्ट आता नहीं है। और अब जब हम इसमें रिवर्सल लॉ लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए डैश बी डैश माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी डैश ए डैश। और फर्स्ट को यूज करते हुए हम यहां बी टाइम्स ऑफ ए पर पहुंच जाएंगे। अब आपको लग रहा है कि हम क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि ए बी तो बी ए के इक्वल नहीं होता है इन जनरल, और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं दी हुई है। देयरफॉर पी डैश इज नीदर इक्वल टू पी नॉर इट इज इक्वल टू माइनस पी। देयरफॉर बी ए माइनस 2ab is neither symmetric nor skew symmetric। मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा। हमें लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो बनेगा ही बनेगा। तो 78 के सेकंड पार्ट का आंसर आएगा neither symmetric nor skew symmetric। ये आइए 79th पर एंटर करते हैं। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन व्हाट इज द नेचर ऑफ बी डैश ए बी। याद रखें बी डैश और बी के नेचर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, इस पूरे अरेंजमेंट से हमें लेना देना है बी डैश ए बी। और उसमें भी ए हमें दिया हुआ है कि ए क्या है, सिमेट्रिक। तो आइए हमेशा की तरह जिस तरीके से हम एंटर करते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से, हमने यहाँ एसोसिएटिविटी ले ली और हमें गिवन है ए डैश इज इक्वल टू ए, ये गिवन है। हमने दोनों साइड ट्रांसपोज लिया, 2 बार रिवर्सल लॉ लगाते हुए ध्यान से देखिए, पहले पूरा ए बी डैश आ जाएगा और यहाँ बी डैश डैश आ जाएगा और बी डबल डैश जो है वो बी होगा, जबकि ए बी डैश में फिर से बी पर पहुंच जाएंगे हम। अब फ्रॉम फर्स्ट ध्यान से देखिए, हम बी डैश के बदले तो बी डैश रखेंगे, लेकिन ए डैश के बदले हम लोग ए रखने वाले हैं। और इस तरह से देखिए, और फिर अगर मैं वापस एसोसिएटिविटी को यूज करूं तो हम पहुंच गए पी पर। बिकॉज पी डैश इज इक्वल टू पी, देयरफॉर बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। और मैं तो बोलूंगा ऑल्सो सिमेट्रिक, क्योंकि ए डैश ऑलरेडी सिमेट्रिक दिया हुआ है, और अगर ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक दिया होता तो ये अरेंजमेंट बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होता। लेकिन फिलहाल अगर हमें जो फिल करना है वो हम सब जानते हैं दैट दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक और सिंपली सिमेट्रिक। बच्चों, यहाँ इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है जो आपको पक्का बेनिफिट देने वाली है। लेकिन अगर हमारे साथ आप एक सिस्टमैटिक पढ़ाई करना चाहते हैं जिसमें पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको फ़ायदा मिलता है, और ना सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ भी सीबीएसई एग्जामिनेशन है, चाहे वो यूएई में हो या अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ में हो, काफ़ी सारे बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं। तो आप इस दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको हमसे चाहिए हमसे ले सकते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की अगर मैं बात करूं तो यहां दिया हुआ है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। तो ध्यान से देखिए, हमने यहां ले लिया P इज इक्वल टू ए बी, और क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तभी पॉसिबल हो पाएगा कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हुए आगे बढ़ें, और बी डैश की वैल्यू P है, इसे हम हमेशा इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं। तो अब जब हम जैसे ही दोनों साइड ट्रांसपोज लेंगे, आप जानते हैं कि रिवर्सल लॉ लगेगा। यूजिंग रिवर्सल लॉ, और जैसे ही इसको रिप्लेस करेंगे, इसके नेचर को, बी डैश के बदले बी और ए डैश के बदले ए। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों इक्वल हैं? कभी भी नहीं है। सो पी डैश इज इक्वल टू पी ओनली व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी ए एंड बी आर कम्यूट मैट्रिसेस। ध्यान से सुनिएगा ये टर्म, कम्यूट मैट्रिसेस,
यानी जिनकी वजह से कम्यूटेटिव लॉ जो है वो ट्रू हो सके, क्योंकि ए और बी अगर कम्यूट मेट्रिसेस होंगी तो ए बी और बी ए आपस में इक्वल हो जाएगा और तब पी डैश पी के इक्वल आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इफ A and B are symmetric matrices of the same order, then AB is symmetric if and only if AB equals BA, यानी A and B are commute matrices। आप चाहें तो इस चीज को भी ऐड कर सकते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस की बात हो रही है। कई स्कूल्स में कोर्स के डिलीशन के चलते कुछ 1-2 साल से रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस नहीं करा रहे हैं। अगर आपके स्कूल में या आपके स्टेट बोर्ड्स के अंदर ये नहीं हो रहा तब आप इसे इग्नोर कर दीजिए। लेकिन अगले चैप्टर में यानी चैप्टर 4 को अगर मैं रिलेट करूं इससे और उसको भी मैं इसमें जोड़ूं, और अगर आपने रो एलिमेंट्री या कॉलम एलिमेंट्री करे हुए हैं तो आपको पता होगा, या अगर आप उसे कर रहे हैं तो समझिए दैट इन अप्लाइंग वन और मोर रो ऑपरेशंस while finding A inverse by elementary row transformations या operations, if we obtain all the zeros in one or more rows, then A inverse does not exist। क्यों? अगर आपको, मैं फिर से बोलूं, अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आपको पता ही है कि अगर पूरा रो या कॉलम, कम से कम एक रो या कॉलम जीरो आ जाता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। और अगर ए इनवर्स का एडजॉइंट वाला फॉर्मूला मैं लिखता हूं, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए, ये दोनों सिंबल सेम होते हैं, अगर ये जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट ए क्योंकि इन्फिनिटी बन जाएगा एंड इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर अगले चैप्टर से ज्यादा रिलेट कर रहा है कि अगर कम से कम एक रो एलिमेंट्री लगाते समय और अगर कॉलम एलिमेंट्री लगाते समय कॉलम जीरो आ जाता है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसी के साथ हमने ना सिर्फ ब्लैंक्स को फिल करा है, हमने इस मैट्रिक्स चैप्टर को भी अच्छे से समझने की कोशिश करी है। बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस का या जिस भी चीज की आपको नॉलेज की जरूरत है वो आप तक पहुंचा दें। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।